बहुत समय पहले भीष्मापुर गांव में सीमा नाम की एक बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे राजीव के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सीमा दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। एक दिन सीमा अपने बेटे राजीव से कहती है, राजीव बेटा, जा हरिया सेठ की दुकान से घर का राशन ला। अगर वह पैसे मांगे तो बोल देना, अगले महीने दे देंगे। घर में सारा राशन खत्म हो गया है। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। पर माँ, वह तो हमें उधार देने से मना किए हैं। अगर मैं गया वह मुझे राशन नहीं दिए तो। राजीव तुम जाओ तो सही, मुझे पूरा विश्वास है हरिया सेठ हमें राशन जरूर दे देंगे। राजीव फिर अपनी माँ की बात सुनकर वह राशन लाने हरिया सेठ की दुकान की ओर निकल जाता है। वह जाते ही सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, माँ ने राशन मंगाया है। माँ ने कहा है कि वह पैसे अगले महीने दे देंगे। हमारे घर में एक भी राशन नहीं है। आप हम लोगों को राशन दे दीजिए। तुम लोग मुझे क्या समझ रखा है? तुम लोग मुंह उठा के आ जाओगे राशन मांगने? मैं तुम लोगों को राशन दे दूंगा। तुम लोगों जैसे ग्राहक को उधार देते देते मेरी यह दुकान बंद होने के कगार पर है। अभी तक पहले का उधार चुकता किए नहीं और आगे उधार राशन लेने। देखो राजीव, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। हरिया सेठ की बात सुनकर राजीव फिर अपने घर की तरह आने लगता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ कि 2 वक्त के खाने के लिए राशन नहीं जुटा सकता हूँ। माँ किस तरह दूसरों के घर काम करती है। मुझे उनका दुख देखा नहीं जा सकता है। कब तक वह दूसरों के घर काम करती रहेगी? मुझे कोई काम जरूर करना होगा। शायद वह वक्त अब आ गया है। मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं और उनके जीवन में थोड़ी खुशियां ला सकूं। राजीव यह सोचते जा ही रहा था, तभी उसके ऊपर नजर एक पंडित की पड़ी। वह पंडित जी राजीव को अपने पास बुलाया और बोले, क्यों उदास हो बेटे? क्या हुआ? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कोई समस्या से जूझ रहे हो। पंडित जी, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। वह दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उतने पैसे नहीं मिलते कि हम लोगों का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिंदगी में मैं क्या करूंगा? तुम्हारे मन में जो सपना है वह एक दिन जरूर पूरा होगा। बेटा, तुम बहुत ही तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा कि हर किसी के जुबान पर तुम्हारा नाम होगा। पंडित जी, लेकिन मैं तो एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे पास तो साधन भी नहीं है, ना ही मैं कोई राजा हूँ। पर हर किसी के जुबान पर मेरा नाम क्यों होगा पंडित जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर पंडित जी चले जाते हैं और फिर राजीव भी अपने घर आने लगता है। आते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा तू खाली हाथ क्यों चला आया है? मैंने तो तुम्हें राशन लाने को भेजा था, तुम राशन क्यों नहीं लाए? माँ, हरिया सेठ जी राशन देने से मना कर दिया है। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें राशन नहीं दे सकता है। तुम्हारा बहुत ज्यादा उधार लग चुका है। बेटा राजीव, तुम चिंता मत करो, मैं मालकिन से कुछ पैसे मांग कर लेते आऊंगी। तुम जाकर कुछ रात की बची हुई है, तुम उसे खा लो। माँ, मैं खाना मैं बाद में खाऊंगा। पहले आप मुझे यह बताओ कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक पंडित जी मिले थे। वह कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। कुछ ही दिनों में सबके जुबान पर मेरा नाम होगा। मैं तो उनका बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ आया तो मुझे बताओ। राजीव, क्या सचमुच उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी मुझे एक पंडित जी कहे थे कि तेरा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है। बड़ा होकर ये एक बड़ा आदमी बनेगा। मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही है? भला मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं एक बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? तुम सही कह रहे हो राजीव, कभी कभी भविष्यवाणी सही भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणी सही होती देखी है। माँ, क्या सचमुच तुमने ऐसा होता देखा है? तुम ध्यान से सुनो, एक बार की बात है। हमारे गांव में एक बार एक मीना नाम की औरत थी। उसकी एक बार जुड़वा लड़के हुए थे। जुड़वा बच्चे होने के खुशी से उसका पति पूरे गांव को दावत दिया था। वह औरत भविष्यवाणी में बहुत ही विश्वास करती थी। वह औरत अपने जुड़वा बच्चों की भविष्यवाणी जानने की इच्छा हुई।
वह औरत एक पंडित को बुलाती है, अपने बच्चों की भविष्यवाणी पूछती है। मैं तुम्हारा इन दोनों बच्चों का भविष्यवाणी नहीं बता सकता। बेहतर होगा तुम इसकी भविष्यवाणी ना ही जानो तो ठीक है, वरना तुम्हारे इस खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन पंडित जी, आखिर क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें ये 2 बच्चे दिए हैं। कृपया करके हमें बताइए इन दोनों बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है। ठीक है, अगर तुम अपने दोनों बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा यह जुड़वा बेटा अपनी ही बहन से शादी करेगा। पंडित जी का बात सुनकर मीना के होश उड़ गए। पंडित जी की बात सुनकर दंग रह गई। भला ऐसा भी हो सकता है? मेरा बेटा अपनी ही बहन से शादी करेगा। यह सभी बातें मीना का पति सुन लेता है। वह पंडित जी के पास जाकर उनसे बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? भला एक भाई अपनी ही बहन से शादी कैसे कर सकता है? मैं आपकी यह भविष्यवाणी नहीं मानता। आप ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम खुद ही देख लेना। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। फिर मीना अपने पति से बोलती है, नहीं, यह तो असंभव है। दोनों बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी यह भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम क्या ये बेकार की बातें कर रही हो मीना? उस पंडित के बातों में आकर इस बच्ची की जान लेना चाहती हो? कितने वर्षों के बाद ईश्वर ने हमें संतान का सुख दिया। तुम कह रही हो हम इस मासूम बच्ची को मरवा दे। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, पर हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणियां में जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने इनको अनदेखी की है तो हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह शब्द नहीं है बल्कि हमारे भविष्य का संकेत है। इसलिए हमें इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करने पर सही नहीं होगा। देखो मीना, हमें सोच समझकर समझदारी से काम लेना चाहिए। बताओ हमें क्या करना होगा? तुम एक काम करो, इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो। हमें ना चाहकर यह करना ही पड़ेगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सही हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है मीना, जो आज तक कोई नहीं किया वह अब मैं कर लूंगा। अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को मार दूंगा। मीना, तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो ताकि किसी को शक ना हो। मीना फिर अपनी बच्ची को कपड़े में लपेटकर अपने पति को दे देती है। फिर उसका पति उस बच्ची को ले जाकर एक पहाड़ी से फेंक देता है, लेकिन वह बच्ची किसी तरह बच जाती है। तभी उसी रास्ते से एक आमिर आदमी गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। वह उसे लेकर अपने घर आता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान, यह देखो मेरे साथ कौन आया है, एक नन्ही सी जान। आज मुझे पता चल ही गया भगवान हमें आज तक संतान क्यों नहीं दी, क्योंकि हम लोगों के भाग्य में यह बच्ची थी जो मुझे पहाड़ी के नीचे मिली। आपने बहुत अच्छा किया जो इस बच्ची को अपने साथ लाए। हम लोगों का भी घर का एक लक्ष्मी मिल गई। देखने में यह चांद की टुकड़े की तरह लग रही है। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अपने बेटे को जवान होता हुआ देखकर मीना और उसके पति बहुत खुश हो रहे थे कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में था। एक दिन मीना का लड़का कहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर एक अमीर लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वह सब कुछ भूल जाता है और अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में वह उस लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। माँ, मैंने शादी कर लिया है। यह सेठ आमिर चंद की बेटी है जो बहुत ही धनवान है। इसके पिता हीरो के व्यापारी है। बेटा, तुमने बिना हम लोगों की इजाजत के तुम शादी कर ली। कम से कम हमें एक बार बता तो देते। बेटी, तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे शादी के बारे में पता है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर ली हो? सासू माँ, मेरे पिताजी मुझे पहाड़ियों के पास से मुझे उठाकर लाए थे। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से परवरिश कर कर पाला है। अपनी बहू की बात सुनकर वह लोग चौंक जाते हैं और उन्हें सब पता चल जाता कि भविष्यवाणी सही हुई। देखा बेटे, तुम्हारी भी तकदीर में अगर बड़ा आदमी बनना होगा तो तुम एक दिन जरूर बनोगे।
अपनी माँ की बात सुनकर राजीव को सब समझ आ जाता है। वह बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करने लगता है। कुछ ही दिनों में राजीव एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक खूब आलीशान घर में रहने लगता है। अगर आपको यह हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली कहानियां आप देख सके। और एक जरूरी बात, वीडियो में छोटा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। शिवपुर गांव में एक गरीब बुढ़िया अपनी बेटी रूपाली के साथ रहती थी। वह औरत बहुत ही गरीब थी। अभी तक उसकी बेटी की शादी तक नहीं हुई थी। वह लोग इतने गरीब थे कि उनके घर एक वक्त का खाना मिलना भी बहुत परेशानियां होती थी। रूपाली के पिता का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। देहांत के बाद रूपाली और उसकी माँ बिल्कुल अकेले हो गए थे। रूपाली की माँ बहुत दिक्कतों का सामना कर वह अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। रूपाली शादी के उम्र की हो गई थी। ज्यादा गरीबी होने के मारे अभी तक उसकी बूढ़ी माँ उसकी शादी भी नहीं कर पाई थी। एक दिन की बात है, रूपाली के घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। वह अपनी बेटी से सेठ के दुकान पर राशन लाने को बोलती है। रूपाली बेटी, जाओ सेठ की दुकान पर से राशन लेकर आओ, जिससे हम लोग खाना बना सके। हमारे घर एक भी राशन नहीं है। बिना राशन के हम लोग भोजन कैसे बनाएंगे? माँ सेठ का पहले से ही बहुत उधार लगा चुके हैं हम लोग। वह हमें अब राशन नहीं देंगे। उन्होंने पिछली बार बोला था कि पैसे चुका दो तभी आगे राशन मिलेगा, वरना मेरी दुकान पर कभी भी मत आना। ऐसे में मैं कैसे जाऊं माँ? बेटी तुम जाओ, उनसे बोल देना कि हम लोग पैसे जल्दी ही चुका देंगे। देखना वह राशन तुम्हें जरूर दे देंगे। बेटी, वह सेठ जी तुम्हारे पिता का एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। तुम्हारे पिताजी बोले थे कि मेरा दोस्त मेरी मदद जरूर करेगा, मैं रहूं या ना रहूं। अपनी माँ की बात सुनकर रूपाली सेठ जी के दुकान पर चली जाती है और राशन खरीदती है। वह दुख भरी आवाज में सेठ जी से बोलती है, सेठ जी, हमें कुछ राशन दे दो। हमारे घर अन्न का एक दाना भी नहीं है। हम पर दया कर 5 किलो राशन दे दीजिए सेठ जी। क्या कहा राशन? वो तो मैं अब देने वाला नहीं हूँ। पिछली बार का तो कर्ज तुम माँ बेटी चुका ही नहीं और फिर आ गई मुंह उठा के राशन खरीदने। चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें राशन देने वाला नहीं हूँ। सेठ जी, हम पर रहम कीजिए, हमें राशन दे दीजिए। हम लोग अन्न का एक दाना नहीं खाए अभी तक। माँ तो बोली है आप मेरे पिता के एक सच्चे मित्र थे। आप हम लोगों पर दया कर 5 किलो राशन दे दीजिए सेठ जी। हाँ था मैं तुम्हारे पिताजी का एक सच्चा मित्र। मुझसे अब उधार नहीं दिया जा रहा। मुझसे जितना हो चुका मैं उतना किया तुम्हारे लिए। मैं अब तुम माँ बेटी को राशन नहीं दे पाऊंगा। अगली बार आना तो मेरा सभी बकाया पैसे लेते आना। चलो जाओ यहाँ से। रूपाली फिर सेठ की दुकान पर से वापस अपने घर आने लगती है। उसे आते ही उसकी माँ रूपाली से पूछती है, रूपाली बेटी, क्या हुआ? तुम राशन लाई, जल्दी से दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से अन्न का एक दाना नहीं खाई हो। माँ, मुझे राशन नहीं मिला। सेठ जी की दुकान पर मैं गई थी। उन्होंने राशन देने से साफ इनकार कर दिया और हर बार की तरह कहा कि बिना पैसे के हमारे दुकान पर मत आया करो। माँ, बिना पैसे के वह हमें राशन नहीं देने वाले। रूपाली, क्या ऐसी बात है? वह तो बहुत ही अच्छे मित्र थे तुम्हारे पिता के, लेकिन वह भी आज मुंह मोड़ लिए। जब मेरे पति जीवित थे तब तो बहुत बातें किया करते थे कि मैं आपके दुखों में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। आज दुख आया तो हमें भूल गए। माँ, अब हम लोग क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन खाने के लिए भी अन्न का एक दाना नहीं है। बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जाकर अपने पड़ोसियों से मदद मांग कर आती हूँ। शायद वह मेरी मदद कर दें। रूपाली की माँ फिर अपने बगल की पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है। वह अपनी सहेली सरिता के पास जाती है, जो उसकी सबसे अच्छी और नेक दिल वाली सहेली थी। सरिता मेरी सहेली, मेरी मदद करो। मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊं? घर में अन्न का एक दाना नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ बचा खुचा राशन दे देती तो मेरे घर का चूल्हा जल जाता। रूपाली की माँ, तुम जानती ही हो ना, मेरे 2 बेटे हैं। दोनों के दोनों आवारा और निकम्मा है।
मेरा घर केवल मेरे पति चलाते हैं। वह उतना कमा नहीं पाते कि वह किसी को राशन ही दान कर दे। मेरे घर कुछ नहीं है। जाओ, तुम किसी और के घर देख लो। मैं तुम्हें राशन नहीं देने वाली। सरिता, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, लेकिन आज तुम भी मेरी परेशानियों में मुंह मोड़ लिया। हम लोग साथ साथ ही बैठकर बातें किया करते थे। रूपाली की माँ फिर अपनी सहेली सरिता के घर से दूसरे सहेली के पास जाती है, जिसकी वह हमेशा बुराइयां किया करते थे। गायत्री बहन, मेरी मदद करो। आज हम लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। मेरी बेटी को बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरी हालात आज इतनी बुरी है कि मैं उसे आज खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। मुझे कुछ राशन दे दो, जिसे हम बनाकर खा सके, अपना पेट भर सके। ठीक है बहन, अभी मैं तुम्हें खाने के लिए राशन देती हूँ, जिसे बनाकर तुम खा लेना। गायत्री फिर कुछ राशन लाकर अपनी सहेली को देती है और उससे बोलती है, रूपाली की माँ, क्यों ना तुम रूपाली को किसी दूसरे के घर पर काम करने के लिए जाने देती हो। अगर रूपाली किसी के घर काम करेगी तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी जल सकता है। गायत्री, तुम सही कह रही हो। मुझे अब अपनी बेटी को ही किसी के घर काम काज करने के लिए भेजना चाहिए। आखिर कब तक हम लोग दूसरों के घर इसी तरह मांग कर खाएंगे? सेठ का बहुत ज्यादा उधार भी लग चुका है। अब वह भी हमें राशन ना देने से रहे। रूपाली की माँ फिर राशन लेकर अपने घर आती है और अपनी बेटी रूपाली से बोलती है, बेटी रूपाली, हम कब तक दूसरों के घर इसी तरह राशन मांग कर खाएंगे? अब हमें भी कुछ हाथ पांव चलाना चाहिए। आखिर कब तक सेठ जी से उधार लेकर खाते रहेंगे? सेठ का उधार भी तो अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अब तो राशन भी नहीं देंगे। माँ, यह तो तुम बहुत ही अच्छी बात बोली हो। आखिर कब तक हम इसी तरह दूसरों लोगों पर निर्भर रहेंगे? अब हमें भी कुछ करना चाहिए। माँ, मैं कल ही काम ढूंढने जाऊंगी। शाम होती है। दोनों माँ बेटी भोजन करती है। अगली सुबह रूपाली काम की तलाश में शहर निकल जाती है। वह शहर की तरह मकान मालकिन के घर जाती है और उनसे काम मांगने लगती है। मालकिन, आपके घर में कोई काम हो तो मुझे दे दे। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे कोई काम दे देगी तो भला हो। मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। नहीं, मेरे घर में कोई काम नहीं है। मैंने पहले से ही एक नौकर रख चुकी हूँ। मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है। तुम कोई घर देख लो। रूपाली फिर उस मालिकिन के घर से दूसरे घर में काम मांगने जाती है। आपके घर में नौकरानी का कोई काम है तो आप मुझे दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर पर बहुत कर्जा लदा हुआ है। अगर आप मुझे कोई काम दे देगी तो आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। मेरे घर में कोई काम नहीं है। मैं पहले से ही नौकरानी रखी हुई हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। रूपाली फिर वापस अपने घर आने लगती है। वह आ ही रही थी, तभी उसे एक जमींदार मिलता है जो बहुत ही प्यासा था। वह प्यास से तड़प रहा था। रूपाली बिना कुछ सोचे समझे उस जमींदार के पास जाती है और उनसे पूछती है, जमींदार जी, क्या हुआ? आपको कोई परेशानी है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। बेटी, मैं प्रतापगढ़ का जमींदार हूँ। मैं दूसरे गांव से आ रहा था, तभी मेरा गला प्यास से सूखने लगा। मुझे पानी पीने के लिए एक भी कुआं ना मिला और मैं यही बेहोश हो गया। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है बेटी, तुम मुझे केवल पानी पिला दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। रूपाली फिर पानी लाने निकल जाती है। वह एक गरीब के घर में से जाकर पानी लाकर तुम बहुत ही नेक दिल की महिला हो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो बताना। मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं। वह दिन भर ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते हैं। घर काम करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें काम करना हो मुझे जरूर बताना। रूपाली उस जमींदार की बात सुनकर वह प्रसन्न हो जाती है और उस जमींदार से बोलती है, जमींदार जी, आप तो मेरी दिल की बात छीन लिए। मैं आपसे काम ही मांगने वाली थी। मेरे घर पैसे की बहुत जरूरत है। सेठ का बहुत ज्यादा कर्जा लदा हुआ है। मेरे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं काम ढूंढने 2 मालकिनों के घर गई, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी काम नहीं दिया। ठीक है बेटी, तुम कल से ही मेरे घर काम करने चली आना और यह लो कुछ पैसे मुझे पानी पिलाने का तोहफा समझकर रख लो।
जमींदार फिर रूपाली को कुछ पैसे देता है और वहां से चला जाता है। रूपाली सभी पैसे लेकर अपने घर आती है और अपनी माँ को पूरी बात बताती है। भला हो उस जमींदार का जो तुम्हें काम दे दिया। अब हमारे घर भी खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। सुबह होती है। रूपाली काम करने जमींदार के घर जाती है और कामकाज करने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रूपाली को एक अच्छा काम मिल गया था। अब वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यही हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली कहानियां आप देख सके। और एक जरूरी बात, वीडियो में छोटा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस घर में राजवीर अपनी पत्नी सीमा और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। राजवीर मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी। राजवीर बहुत ही गरीब था। उसके घर केवल एक ही टाइम भोजन बनता था। ठंड का मौसम भी आने वाला था। एक दिन उसकी पत्नी सीमा राजवीर से बोलती है, अजी ठंड का मौसम आने वाला है। कई साल से हम एक ही कंबल ओढ़ रहे हैं, वह भी अब फटकर तार तार हो गया है। हम लोग तो अपनी रात किसी तरह काट लेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? उन्हें यह ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। सीमा, मुझे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता है। तुम तो जानती ही हो मुझे जितने पैसे मजदूरी के मिलते हैं उनसे घर ही चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपया होगा। मैं तो बड़ी मुश्किल से 1 रुपया ही कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपया है, बड़ी मुश्किल से जमा कर कर रखी हूँ। आपका मित्र हरिया तुमसे 5 रुपया उधार लिया था। तुम उनसे 5 रुपया मांग कर और 5 रुपया मुझसे लेकर जाओ, एक कंबल खरीद कर लाओ। तुम सही बोल रही हो सीमा। मैं अभी जाकर हरिया से 5 रुपए लेकर कंबल खरीद कर लाता हूँ। सीमा फिर अपने पति राजवीर को 5 रुपये देती है। राजवीर फिर अपने दोस्त हरिया के पास 5 रुपये मांगने जाता है। हरिया अपने घर के सामने बैठा हुआ था। राजवीर को देखकर हरिया राजवीर से बोलता है, अरे राजवीर भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे घर उधार दिए हुए 5 रुपए मांगने आया हूँ। मुझे एक कंबल लाना है। ठंड भी आने वाली है। हम दोनों पति पत्नी किसी तरह रात काट लेंगे, पर हमारे बच्चे ठंड नहीं झेल पाएंगे। राजवीर भाई, तुम्हारी दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति कुछ सही नहीं है। इस समय 1 भी रुपये नहीं है। तुम अपने 5 रुपये फिर कभी ले लेना। हरिया भाई, किसी तरह मेरे 5 रुपए लौटा दो। मेरे बच्चे कड़ाके के ठंड नहीं सह पाएंगे। राजवीर अपने 5 रुपये मांग ही रहा था, तभी हरिया की पत्नी आ जाती है। वह अपने पति से बोलती है, तुम राजवीर भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? बगैर कंबल के इनकी ठंड की रात कैसे कटेगी? राजवीर भाई, मेरे पास केवल यह 3 रुपये है। तुम यह 3 रुपये ले लो, बाकी के 2 रुपये तुम बाद में ले लेना। राजवीर फिर 8 रुपये लेकर कंबल खरीदने हरिया के घर से निकल जाता है। वह कंबल वाले की दुकान पर जाता है, जहाँ कोई भी कंबल 10 रुपये से कम के नहीं थे। अरे आओ भाई, कंबल खरीदने आए हो। मेरी दुकान पूरे शहर की सबसे अच्छी दुकान है और मेरे यहाँ कोई भी कंबल 10 रुपए से कम के मिलने वाले नहीं है। सेठ जी, मेरे पास केवल ये 8 रुपए है। आप मुझे कोई 10 रुपए के कम दामों में मिलने वाला कंबल दिखा दो। अरे भाई, 10 रुपए के नीचे एक भी कंबल नहीं है। हमारे यहाँ केवल और केवल 10 रुपए के ऊपर के कंबल मिलते हैं। सेठ जी, तो आप मुझे यह 10 रुपए वाला ही कंबल दे दो। बाकी के पैसे मैं 2-3 दिन बाद दे दूंगा। देखो भाई, हम ऐसे तुम्हें उधार नहीं देंगे। कौन पीछे पीछे मांगता फिरेगा? राजवीर फिर उदास मन से कंबल वाले की दुकान पर से निकल जाता है। वह अपने घर आ रहा था। वह मन ही मन सोचता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में आराम करने के लिए एक भी साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और ठंड में ठंडी से परेशान रहता हूँ। ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसे जिंदगी से क्या फायदा जो मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सीमा घर से चलते समय कहा था, कंबल जरूर ले आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा? वह मेरी वजह से कितनी परेशानियां सहती है। राजवीर इसी तरह अपने आप से बातें करते जा रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है।
राजवीर उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर देता है। तभी वह आगे जाकर अपने मन ही मन सोचता है, मैं कितना निर्दयी हूँ, उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया। पता नहीं वह सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। मुझे उस बूढ़े आदमी को इस तरह नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। राजवीर फिर वापस उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे बोलता है, बाबा आप क्यों इस तरह अकेले बैठे हैं? आपको कोई मदद चाहिए? मुझसे बोलिए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। बेटा मदद तो मुझे चाहिए, मगर तुम मेरा क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा मेरे बस का होगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा मैं एक सूदखोर से ब्याज पर 7 रुपए उधार लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसका पैसे नहीं दे पाया तो वह मेरा घर छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उस सूदखोर को पैसे देकर अपना घर वापस मांग सकूं। न ही मुझसे कोई काम होता है कि मैं उसको पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा मेरे 2 लड़के हैं। मैंने मेहनत मजदूरी कर कर उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब उनकी नौकरी लग गई तो मुझे छोड़कर वह शहर चले गए। वहां जाकर घर बसा लिया। एक दिन दोनों आए थे मुझे मिलने नहीं, मेरी जमीन लेने। मेरा बड़ा बेटा कह रहा था, पिताजी मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है। छोटा बेटा बोल रहा था, पिताजी मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है। वह दोनों आधे आधे जमीन बेचकर बांट लिए, फिर दोबारा वापस कभी मेरे पास नहीं आए। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी रोने लगा। राजवीर ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था, आज मैं कंबल लेकर आऊंगा। मैं तो उसके लिए कंबल ना ला सका, इसलिए आप ये 7 रुपए ले लो। मेरे पास तो कंबल ना सही रहने के लिए घर तो है, आपके पास वह भी नहीं है। बाबा आप ये 7 रुपए उस सूदखोर को दे देना और अपना घर वापस ले लेना। राजवीर फिर 7 रुपए उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा तुम बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। तुम अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुम बिना किसी संकोच के मेरी मदद की। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। बेटा तुमको इसका फल जरूर मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी राजवीर को बहुत दुआ देता है और वहाँ से चला जाता है। राजवीर को उस बूढ़े आदमी का मदद कर कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था। वह अपनी पत्नी के लिए कंबल ना ला सका, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी, वह अपनी खुद की गरीबी के मारे वह नेक काम किया है। राजवीर फिर अपने घर आता है। तभी उसकी पत्नी राजवीर से बोलती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। सीमा तुम भी छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगती हो। तुम्हें तो पता ही है, जब आदमी घर से बाहर जाता है तो उसे थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। सीमा मैं हरिया के पास गया था, मगर वह मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। किसी तरह उसकी पत्नी हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए ही दिए। क्या केवल 3 रुपए? तुम 5 रुपए क्यों नहीं लाए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जब पैसे देने की बात आई तो आनाकानी करने लगा। अजी वह सब छोड़ो, कंबल का क्या हुआ? तुम कंबल लाए? सीमा मैं कंबल लाने गया था, मगर कोई भी कंबल 10 रुपए से कम के नहीं थे। मुझे मजबूरन सेठ के दुकान पर से वापस आना पड़ा। रास्ते में मैं जब आ रहा था तब मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था जिसे 7 रुपए की जरूरत थी। उसे सूदखोर से अपने घर वापस लेने थे। मैं उसकी मजबूरी देखकर उसे 7 रुपए दे दिए। तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बूढ़े आदमी को 7 रुपए दे दिए, मगर हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों की ठंड की रात काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सीमा ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का इंतजाम हो ही जाएगा। तुम अब खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी मैंने आज 3 ही रोटी बनाई थी। 2 रोटियां तो हमारे बच्चे ही खा लिए, केवल 1 ही रोटी बची है जिसे हम दोनों लोग आधे आधे खा लेते हैं। सीमा ठीक है, तुम मुझे आधी रोटी ही दे दो और आधी तुम खा लो। राजवीर और सीमा फिर भोजन करने जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। दादी माँ आप कौन है? आपको क्या चाहिए? मैं आपका क्या मदद कर सकता? बेटा मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। दादी माँ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? खाने को मेरे घर केवल 1 ही रोटी बची हुई है जिसे हम दोनों पति पत्नी खाने जा रहे थे, लेकिन आप इसे खा लो, हम लोग पानी पीकर सो जाएंगे। राजवीर फिर अपनी खाने वाली रोटी उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देता है, जिसे खाकर वह बूढ़ी औरत अपना पेट भरती है।
बेटा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद किए। तुम दोनों पति पत्नी बहुत ही नेक दिल और भले इंसान हो। भगवान तुम दोनों का भला जरूर करेगा। बेटा मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय यह एक पतीला के अलावा तुम इसे ले लो और तुम जो भी इस पतीले से मांगोगे तुम्हें वह मिल ही जाएगा। फिर वह गरीब औरत राजवीर और उसकी पत्नी को वह जादुई पतीला देती है और वहां से चली जाती है। राजवीर फिर उस पतीले को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और उस पतीले से अपनी जरूरत की चीजें मांगता है। जादुई पतीले मुझे खाने के लिए भोजन दो। राजवीर के इतना कहते ही उस जादुई पतीले से खाने के लिए भोजन आ जाता है। फिर वह दोनों पति पत्नी भर पेट भोजन करते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। राजवीर और उसकी पत्नी सीमा इसी तरह खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव श्यामपुर में दो भाई रहा करते हैं। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम सुरेश था। दोनों भाई बहुत ही गरीब थे। जब वह छोटे थे तभी उनके ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका था। बिना माता पिता के इनका जीवन बहुत कठिन हो चुका था। दोनों भाई दूसरों के घरों में और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे, लेकिन आपस में दोनों भाइयों को बड़ा प्रेम था। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों से वह भोजन बनाते थे। इसी तरह वह दोनों भाई अपना जीवन यापन करते थे। इसी तरह कुछ सालों तक चलता रहा। एक दिन बड़ा भाई रमेश अपने छोटे भाई सुरेश से बोलता है, सुरेश मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम क्या करें? हम कब तक इसी तरह गरीबी में अपना जीवन काटते रहेंगे? कब तक इस पुराने घर में रहेंगे? कब तक दूसरों के घर मजदूरी करेंगे? आने वाले समय में हम लोगों का विवाह भी होगा, हम उन्हें कहाँ रखेंगे और क्या खिलाएंगे? भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक इसी गरीबी में रहेंगे? इस गरीबी में अपना पूरा जीवन नहीं निकाल सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे हमें यह हर रोज मजदूरी से छुटकारा मिल जाए, हम भी अपना आराम का जीवन जिए। सुरेश, हमारे गांव के बहुत से लोग गांव से निकलकर शहर में जाकर रहने लगे हैं। आज उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं और वहां कोई काम ढूंढ लूं। जब कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा, फिर हम आराम से अपना जीवन जिया जाएगा। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको शहर जाने से हमारे दिन सुधर सकते हैं, तो आप कल ही शहर चले जाइए। जब आपका काम सही चलने लगे तो आप मुझे भी बुला लेना, मैं तुरंत ही आपके पास चला आऊंगा। अगले ही दिन रमेश शहर की ओर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वह शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचने के बाद वह कई जगह काम की तलाश करता है। फिर उसे एक जगह काम मिल जाता है। उसके बाद रमेश धीरे धीरे धनवान बनता चला गया और कुछ ही दिनों में वह अपना भी कारोबार शुरू कर देता है, जिससे वह बहुत मालदार हो जाता है। रमेश एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लेता है और एक महिला से अपना विवाह भी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेश अभी भी दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सुरेश रोज अपने बड़े भाई के बारे सोचता था। अब तक तो भैया बहुत बड़े सेठ बन गए होंगे, लेकिन इतने दिन हो गए लेकिन उन्होंने मुझे बुलाए नहीं। सुरेश बेचारा अपने भाई का राह देख रहा था। उसका बड़ा भाई उसे बुलाने आएगा, लेकिन उसके भाई का ना ही कोई बुलावा आता है, ना ही वह खुद आता है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। सुरेश का भाई रमेश अपने बड़े भाई के बारे में सोचते अपने गांव के आदमी के पास जाता है जो शहर से आया हुआ था। भाई भोला, तुम तो शहर से आ रहे हो ना? तुम्हें कुछ खबर मिली मेरे भैया के बारे में? उन्हें शहर गए कई महीने हो गए हैं, ना ही उन्होंने मुझे बुलाया ना ही वह खुद मिलने आए। हाँ सुरेश, सच कहूँ तो मैं शहर में था, लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली। तुम्हारा भाई किसी काम में व्यस्त होगा, शायद इसीलिए तुम्हें वह नहीं बुला पाया, ना ही वह खुद आ पाया। भैया तो हमेशा कहते थे कि वह मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्या हो गया जो अभी तक वह मुझसे मिलने नहीं आए? सुरेश, कभी ऐसा हालात हो जाता है कि शहर जाने के बाद कुछ भी याद नहीं आता। बहुत लोग शहर में जाकर अपनों को भी भूल जाते हैं।
अगर तुम्हारा भाई तुम्हें अपना समझता है तो जरूर तुम्हारे पास मिलने आएगा। तुम धैर्य रखो सिर्फ। भोला भैया, मुझे तो लगता है कि सुरेश भैया मुझे भूल गए हैं। नहीं तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं तो कब से सुरेश भैया का इंतजार कर रहा होता, एक बार वो आ जाए और फिर मुझे भी शहर ले चले। सुरेश फिर वहाँ से अपने घर की ओर आने लगता है। अपने घर पहुंचकर सुरेश अपने भैया के बारे में मन ही मन सोचने लगता है। भैया को गए 6 महीने हो गए, अब तक उन्होंने मुझे याद नहीं किया। शायद भैया मुझे भूल गए होंगे, लेकिन भैया तो कहकर गए थे मैं जाने के बाद तुम्हें भी बुलाऊंगा, लेकिन अब तक उन्होंने मुझे बुलाया क्यों नहीं। इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। सुरेश अपने भैया के बारे में सोचते सोचते सुरेश दूसरों के खेतों में काम कर कर अपना जीवन काट रहा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी सुरेश के पास आता है। वह सुरेश से बोलते हैं, सुरेश कैसे हो? तुम्हारे भैया का कोई आता पता चला या नहीं? बाबा, भैया को गए अभी तक 1 साल हो गया, ना ही वह आए ना ही वह मुझे बुलाने आए। सुरेश, तुम अब अपना शादी कर लो। कब तक तुम कुंवारा रहोगे? तुम्हारी उम्र बीतती जा रही है। बाबा, मैं तो अभी किसी तरह अपना जीवन ही किसी दूसरों के खेतों में काम कर कर व्यतीत कर रहा हूँ। मैं उतना पैसा नहीं कमा पाता हूँ। मैं अपनी पत्नी का ख्याल कैसे रख पाऊंगा? सुरेश, तुम उसकी चिंता मत करो। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब सुधर जाएगा। हो सकता है तुम्हारी होने वाली पत्नी भाग्यशाली हो। शादी के बाद तुम्हारा जीवन संभल जाएगा। सुरेश फिर उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता है और एक खूबसूरत सी लड़की देखकर अपना विवाह कर लेता है। सुरेश को शादी के बाद और ज्यादा जिम्मेदारी सुरेश पर आ जाती है। वह और मेहनत मजदूरी कर कर अपनी पत्नी का देखभाल करने लगता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सुरेश का शादी को 1 साल बीत चुके थे। उसकी पत्नी अब गर्भवती हो चुकी थी। एक दिन सुरेश खेत में से काम कर कर आया तो उसकी पत्नी सुरेश को खुशखबरी देती है। अजी, आपको पता है मैं गर्भवती हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में एक नन्ही सी जान आने वाली है। सीमा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में एक नन्ही सी जान आने वाली है। पर सीमा। अजी, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? बोलिए, क्या बात है? सीमा, मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं घर चला पाता हूँ। बच्चा हो जाने के बाद मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारी आ जाएगी। मैं बहुत मुश्किल से किसी तरह अपना और तुम्हारा गुजारा कर पाता हूँ। ऐसे में मैं अपने होने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगा? अजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमारा होने वाला संतान बहुत भाग्यशाली होगा, जिसके आने से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। सीमा, तुम्हारी यह बातें सच हो। हमारा होने वाला संतान भाग्यशाली हो। केवल कुछ ही दिनों में सीमा के गर्भ से एक खूबसूरत सा बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम सुरेश श्याम रखता है। सुरेश के ऊपर अब उसके बेटे की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सुरेश अब हर रोज दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमा पाता। धीरे धीरे सुरेश का बेटा श्याम जो दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा था। एक दिन श्याम अपनी माँ से राजमा चावल बनाने का जिद करने लगता है। माँ, मुझे राजमा चावल खाने के लिए बहुत मन कर रहा है। आप मेरे लिए राजमा चावल बना दीजिए ना। श्याम, हमारे घर में तो केवल और केवल एक ही टाइम का राशन बचा हुआ है। तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए राजमा चावल बना देती हूँ। सीमा फिर अपने बेटे के लिए राजमा चावल बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में सीमा बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बना देती है और अपने बेटे को खाने के लिए देती है। श्याम फिर राजमा चावल खाकर देखता है जो बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। वह अपनी माँ का तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता। माँ, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। आप बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बनाई है। खाने में तो मजा ही आ गया। शाम होती है। सुरेश काम कर कर अपने घर आता है। उसकी पत्नी सुरेश को अपनी बनाई हुई राजमा चावल देती है। सुरेश राजमा चावल खाता है। उसे राजमा चावल बहुत ही अच्छा लगता है। वह अपनी पत्नी से राजमा चावल की बड़ाई करने लगता है। सीमा, क्या राजमा चावल बनाई हो? ऐसा राजमा चावल हमारे भैया बनाया करते थे। अजी, आपके भैया कहाँ है? अभी तक वो आए नहीं घर। क्या उनसे आपकी झगड़ा हुआ है? हमारी शादी से पहले हम और भैया साथ साथ रहते थे। वह धन कमाने के लिए शहर चले गए। उन्होंने कहा था कि जब मेरा काम सही चलने लगेगा तो मैं तुम्हें भी बुला लूंगा, लेकिन वह मुझे बुलाने नहीं आए। उनको शहर गए आज 3 साल हो गए।
अजी आपके भैया के पास शायद समय नहीं होगा, वह अपने कामों में व्यस्त होंगे। वह एक न एक दिन जरूर आएंगे आपको बुलाने। सीमा भैया की बात छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम एक राजमा चावल का ठेला लगा लेती हो। अजी आप बहुत सही बात कही है जी, हम कल से ही अपना ठेला लगाएंगे। लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है जी नया ठेला बनवाने के लिए। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आप तो मेहनत मजदूरी करते, जिन पैसों से घर ही चलाना बड़ा मुश्किल होता है। सीमा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कल ही जमींदार जी से पैसे उधार मांग कर लाऊंगा और उन पैसों से हम अपना राजमा चावल का ठेला लगाएंगे। सुरेश अगली सुबह जमींदार के घर जाता है और उनसे पैसे मांगता है। जमींदार जी मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए, मैं आपको थोड़े दिन में ही लौटा दूंगा। जमींदार फिर सुरेश को कुछ पैसे उधार पे दे देता है। सुरेश फिर अपना ठेला लगाता है और उस ठेले पर राजमा चावल बेचना शुरू कर देता है। सीमा ठेले पर राजमा चावल बनाती, सुरेश सभी को राजमा चावल खाने को देता है। इसी तरह सुरेश अपना राजमा चावल बेचकर वह काफी अमीर बन जाता है और वह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।